सर्दी आते ही आपकी स्किन सफ़ेद पड़ने लगती है, होंठ फटने लगते हैं, हाथों में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ये सिर्फ ड्राई स्किन नहीं है, कई बार स्किन डिजीज़ की शुरुआती संकेत भी होते हैं। हेलो दोस्तों, सेहत की किताब से मैं मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे सर्दियों में होने वाली सबसे आम और स्किन प्रॉब्लम और स्किन डिजीज़ के बारे में, क्यों होती हैं, कैसे बचें और घर पर इसके क्या उपाय कर सकते हैं और कब जो है हमको अपने डॉक्टर के पास जाकर मिलना है। तो बड़ा सवाल है, क्यों बढ़ती हैं स्किन प्रॉब्लम सर्दियों में। नंबर 1, हवा में नमी कम हो जाती है। नमी कम होने की वजह से स्किन रूखी और सूखी हो जाती है। और जैसा कि आपसे पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि ब्लड का सर्कुलेशन सर्दियों में जो है वाइटल आर्गन की तरफ चला जाता है, तो स्किन जो है, स्किन की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है। इसकी वजह से स्किन बहुत डल हो जाती है। और सर्दी आने की वजह से हम लोग बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बॉडी का जो नेचुरल ऑयल है वो गर्म पानी में से निकल जाता है और स्किन पर धारियाँ पड़ जाती हैं। सर्दियों की वजह से हम सूरज की रोशनी भी कम ले पाते हैं, सूरज भी कम निकलता है और सूरज की रोशनी कम लेने की वजह से हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि विटामिन डी से ही बॉडी का इम्यून सिस्टम चलता है और ये उसका बेस है विटामिन D3। तो विटामिन D3 की कमी से हमारी इम्यूनिटी भी जो है वीक हो जाती है। ये सभी रीज़न हैं जिसकी वजह से जो है हमें स्किन की प्रॉब्लम होती है। सर्दियों में आम स्किन की प्रॉब्लम क्या होती है। नंबर 1, सूखी या ड्राई स्किन होना। सूखी और ड्राई स्किन होने की वजह से इसमें स्किन खिंचती बहुत है। नंबर 2, सफ़ेद लाइनें पड़ती हैं। और नंबर 3, खुजली बहुत होती है। इसको दूर करने के उपाय क्या हैं। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से परहेज़ करें, गुनगुना पानी इस्तेमाल कर नहाएं। नहाने के 5 मिनट बाद फ़ौरन मॉइस्चराइजिंग क्रीम ज़रूर लगा लें। और नंबर 3, नारियल का तेल और एलोवेरा जेल रात में लगाकर सोने का ध्यान रखें। और नहाकर जब भी आप बाथरूम से निकलें तो पानी को साफ़ करने की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि बॉडी के जो ऑयल होता है वो टॉवल से रगड़ रगड़ के पोंछने से वो स्किन से ऑयल निकल जाता है और आपकी स्किन और रूखी और खुरदुरी हो जाती है। तो जब भी आप नहा के निकलें तो बाथरूम में कम से कम 5 मिनट तक खड़े रहें, पानी को निथरने दें। उसके बाद जो है आप अपने टॉवल से हल्के से, ज़्यादा रगड़े ना, हल्के से जो है अपने पानी को पोंछ लें, साफ़ कर लें और बाद में आकर मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें। सर्दियों में एक समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि आपके होंठों का या लिप्स का फट जाना। अगर आपके होंठ फटे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें घी और शहद मिलाकर लगाएं होंठों पर। वैसलीन लगाएं, पानी ज़्यादा पिएं, पानी कम पीने से भी फटते हैं। विटामिन ई की कमी भी हो सकती है। 15 मिनट तक कम से कम जो है 10:30 से 3 बजे तक विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए धूप में ज़रूर बैठें। और इन दिनों में जो है एड़ी का फटना भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है, एड़ियाँ फट जाती हैं। जिन लोगों में विटामिन ई की कमी होती है उनकी सर्दियों में एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटती हैं। एक तो एड़ियाँ फटती हैं और बहुत ज़्यादा फटती हैं। तो अब एड़ी फटे तो इससे देखेंगे इसको आपको कैसे आप इससे मतलब जो है पार पाएँ। तो सरसों के तेल में कपूर मिलाकर रात को अगर आप लगाएंगे तो आपकी एड़ियाँ नहीं फटेंगी। और आप गुनगुने पानी में नमक डालकर अगर पैरों की 10 मिनट धुलाई करें और अच्छी तरीके से अपने पैरों को, एड़ियों को धोएं, उसके बाद वैसलीन या ग्लिसरीन लगाकर आप सोएंगे तो भी आपकी एड़ियाँ नहीं फटेंगी। याद रखिए, एड़ियाँ फटने बहुत ज़्यादा अगर किसी की फट रही हैं तो उसे विटामिन ई की कमी है, तो उसे विटामिन ई का सप्लीमेंट भी लेना चाहिए। क्योंकि क्या है, सोने पे सुहागा हो जाता है। एक तो विटामिन ई की कमी और दूसरा सर्दी तेज़ पड़ रही है। तो सर्दी तेज़ पड़ती है तो फिर वो एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटने लगती हैं। किसी किसी की एड़ियाँ फटती हैं, किसी किसी की बहुत ज़्यादा फटती हैं। जिनकी एड़ियाँ दरारनुमा फट रही हैं मतलब उनको विटामिन ई की कमी है। तो पहले अपनी विटामिन ई का भी ट्रीटमेंट करें। अब आपको ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है, कपूर लगाना है, ग्लिसरीन या वैसलीन लगाना है, पाँव को धुलना है, होंठों पर वैसलीन लगाना है और लिप बाम जो आप लगाएं होंठ पर उसमें विटामिन ई हो, इस बात का ध्यान रखें। विटामिन ई की कमी अगर पूरी आप करेंगे तो ये फटने फटाने का जो है दिक्कत जो है ये बहुत हद तक काबू में आ जाएगी। सर्दियों में एक समस्या और ख़ास तौर पर महिलाएं, युवा, बच्चे सभी इससे जूझते हैं। वो समस्या है, बड़ी विकराल रूप ले चुकी है आजकल, डैंड्रफ की। डैंड्रफ ना हो इसके लिए आपको क्या कर सकते हैं आप,
क्योंकि डैंड्रफ तो होती है। तो जब भी आप नहाने जाएं कम से कम 3 घंटे पहले अपने सर पे तेल लगाएं, जो भी तेल आपको लगाना है। वैसे टी ट्री ऑयल मिल जाए तो सबसे अच्छा, टी ट्री ऑयल से डैंड्रफ नहीं होती है। और हफ्ते में 2 बार कम से कम एंटी डैंड्रफ शैम्पू से भी नहाना चाहिए। डैंड्रफ का वजह जो है मुझे जो लगता है वो स्किन का ड्राई होना ही है। और अगर आप तेल रोज़ाना लगाएं नहाने से पहले और कम से कम 3 घंटे पहले, और अगर कोई रात को तेल लगाकर सो ले तो इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो ड्राइनेस नहीं रहेगी तो डैंड्रफ नहीं होगी। डैंड्रफ कुछ भी नहीं है, स्किन आपकी निकलती है, सूखी होती है। तो जब वो नम रहेगी तो स्किन नहीं निकलेगी। तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू से आप हफ्ते में 2 बार नहा लें और तेल टी ट्री का इस्तेमाल करें तो इस समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। सर्दियों में बढ़ने वाली स्किन डिजीज़ एक एक्जिमा भी है। एक्जिमा में क्या होता है, इसमें बहुत तीखी खुजली चलती है, मतलब बेचैन कर देने वाली, लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। स्किन जो है देखेंगे तो वो बहुत मोटी हो जाएगी आम एरिया के हिसाब से। एक्जिमा होता है और वहाँ पर स्किन बहुत मोटी होती है। सर्दियों में एक्जिमा बहुत बढ़ता है क्योंकि उसको सूखापन और ठंडी हवा जो है एक्जिमा को बहुत फैलाती हैं। सर्दियों में एक्जिमा ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको खुशबू रहित मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगानी है। और जितना हो सके आप गर्म पानी से बचिए, क्योंकि गर्म पानी से आपकी बॉडी का जो है ओरिजिनल ऑयल निकल जाता है और बहुत ज़्यादा जो है आपकी स्किन रूखी हो जाती है। तो जितनी आपकी स्किन रूखी होगी उतना ही जो है एक्जिमा बढ़ेगा। और अगर आपको एक्जिमा पहले से है तो आप स्टेरॉइड की क्रीम भी लगाते ही होंगे, डॉक्टर ने कभी ना कभी लिखी होगी आपको। तो वो स्टेरॉइड अगर बढ़ जाए तो स्टेरॉइड क्रीम का डॉक्टर की सलाह से अगर आपको पर्चे पे कभी लिखी है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्जिमा बढ़े ना और उभरे ना, इसके लिए आपको ये करना है कि आपको कोशिश करना है बहुत ज़्यादा गर्म पानी से आप बचिए और स्किन को मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते रहिए। अगर नमी बनी रहेगी, चिकनाहट बनी रहेगी तो जो है एक्जिमा से आप बचे रहेंगे। बहुत ज़्यादा ड्राई होने की वजह से जो है एक्जिमा अचानक उभर आता है। सर्दियों में एक्जिमा के बाद दूसरी समस्या जो है स्किन सोराइसिस है। स्किन सोराइसिस भी, ये बीमारी भी जो है सर्दियों में बहुत बढ़ती है। इसकी वजह, इसमें होता क्या है, सफ़ेद परतें निकलती हैं, कोहनियों घुटने मोटे हो जाते हैं, स्किन उनकी मोटी हो जाती है। और ठंड जो है इसको फ्लेयर अप कर देती है, क्योंकि ड्राई स्किन और ठंडी हवा दोनों इसके लिए खाद का काम करते हैं। अब इसके उपाय, इससे कैसे बचा जाए, कम से कम दिन में 4 मरतबा मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई जाए और धूप में 15 मिनट ज़रूर धूप ली जाए। समय रहेगा 10:30 से 3 के बीच में। और जितना हो सके स्ट्रेस को कम करें तो सिरोसिस बीमारी से आपको राहत मिल सकती है। बेचारे सिरोसिस जिन भी पेशेंट्स को होती है वो बहुत परेशान होते हैं। तो छोटे छोटे से ये उपाय हैं, अगर आप इस पे काबू पा पाए, मतलब आप विटामिन D3 के लिए धूप में ज़रूर बैठिए। 10:30 से 3 के बीच में धूप में बैठना है ताकि विटामिन D आपकी बॉडी को मतलब लगे और आप उससे एब्जॉर्ब कर पाएँ। सुबह जल्दी लोग बैठते हैं, वो गलत समय है। 10:30 से 3 के बीच में जब UVB रेज़ ज़मीन पर आती हैं वो समय है सुबह 10:30 से 3 के बीच में। तभी विटामिन D आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और बदन को अपने खोल कर बैठेंगे तब जाके एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि विटामिन D से ही आपकी इम्यूनिटी है। और सोरिसिस के पेशेंट, जो स्किन सोरिसिस के पेशेंट बहुत परेशान रहते हैं, तो ज़रा ध्यान दें, बहुत ज़्यादा गर्म पानी के इस्तेमाल से हमेशा बचते रहें। और स्ट्रेस भी जितना कम से कम हो उतना अच्छा, जितना कम स्ट्रेस होगा उतना आपको सोराइसिस का अटैक जो है वो बार बार नहीं होगा। तो एक ये बीमारी एक्जिमा, स्किन सोराइसिस, ये सब सर्दी आते से ही जो है फ्लेयर अप होने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं। इससे बचने के उपाय भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक्जिमा और सोराइसिस के बाद स्किन की एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फंगल इन्फेक्शन है। सर्दियों में लोग नहाते कम हैं, जिसकी वजह से नमी जो है कम हो जाती है उनकी बॉडी में और स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है। और फंगल इन्फेक्शन अगर है तो बढ़ जाता है और नया फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हैं पसीने की वजह से। तो जब भी आप अगर नहाते नहीं हैं तो कपड़े बदलें, तो साफ़ सुथरे कपड़े रोज़ ज़रूर पहनें। और जब भी आप नहा के निकलें तो आप इस बात को इंश्योर करें कि आपके अंडर गारमेंट्स अच्छी तरीके से सूखे हों। वैसे आमतौर पर जब मैं नहा के निकलता हूं तो मैंने एक प्रैक्टिस कर रखी है कि मैं अपने अंडर गारमेंट्स हमेशा प्रेस करके ही पहनता हूं और साल भर ऐसा ही करता हूं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, आप लोग कर सकते हैं। अंडर गारमेंट्स को ज़रूर प्रेस करें और उसके बाद ही उसको इस्तेमाल करें। और देखें, बहुत मोटे मोटे टॉवल का इस्तेमाल ना करें,
उससे या तो वो पूरी तरीके से ड्राई हो, टॉवल वार्मर अगर आते हैं तो उसका इस्तेमाल करिए, और नहीं तो थोड़े पतले में के टॉवल का इस्तेमाल करिए रोज़ाना नहाने के बाद। इससे भी आप फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और एक्जिमा हो गया, स्किन सोरियासिस हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया। हम फंगल इन्फेक्शन अगर आपको है तो इस बात का ये भी ध्यान रखें कि आप अगर कोई स्टेरॉइड क्रीम लगाते हैं तो डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें, और सेल्फ मेडिकेशन से बचें आप। फंगल इन्फेक्शन में बहुत सारे लोग बड़े लंबे लंबे टाइम्स तक फ्लूकोनाजोल और इट्रोकोनाजोल टेबलेट खुद से ही खाते रहते हैं। मतलब मेरे पास आर्डर आते हैं, क्योंकि मैं फार्मासिस्ट हूँ, तो लोग जो है 10-10 हज़ार रुपये की इट्रोकोनाजोल, अभी मैंने लास्ट मंथ किसी पेशेंट को सप्लाई करी, 7,000 रुपये की इट्रोकोनाजोल टेबलेट ले ली उन्होंने। मैंने उनको समझाने की कोशिश करी, मगर उन्होंने कहा नहीं आप तो भिजवा दीजिए। मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों को अलग अलग देना होगी घर में। बहरहाल सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन में ज़्यादातर लोग स्टेरॉइड का लंबे टाइम तक इस्तेमाल करते हैं, ये जो है अच्छी बात नहीं है। अपने डॉक्टर से दिखाकर और व्यवस्थित ट्रीटमेंट कराना चाहिए। स्किन को अगर आप ड्राई ना रखें और मॉइस्चराइज़र लगाते रहेंगे तो सभी प्रॉब्लम से आप बचेंगे। तो अभी मैंने आपको बता दिया एक्जिमा, फिर स्किन सोराइसिस, फंगल इन्फेक्शन। अब जो है चौथे नंबर पे आता है चिनब्लेंस, जिसको बोलते हैं खून का रुक जाना। सर्दी की वजह से 50 प्लस के लोगों को कभी कभी आप देखेंगे हाथ नीले हो रहे हैं या लाल हो रहे हैं। इसमें क्या होता है, दर्द और जलन बहुत होती है। इसमें खून जो है एक जगह रुक जाता है, और चिनब्लेंस इसे कहते हैं। इसके उपाय क्या हैं? अगर आप हाथ पैरों को अच्छी तरीके से गर्म कपड़ों से ढक देंगे तो आप इससे बच सकते हैं, और अचानक में ठंड में बाहर जाने से भी बचिए आप। ये अचानक ठंड में बाहर जाने से होता है। और सर्दियों में एलर्जी, ठंड की एलर्जी भी होती है, जिसमें लाल लाल चकत्ते उठते हैं, और इससे भी आप जो है लाल लाल चकत्ते वाली एलर्जी है, बहुत गर्म कपड़े पहनकर बच सकते हैं। और विटामिन सी खाइए ताकि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़े, और आप एंटी एलर्जिक टेबलेट भी ले सकते हैं। अमूमन लोग जो है पुराने लोग सब एविल टेबलेट खाते हैं, और हालांकि जो है आप थोड़ी देर तक रुकेंगे तो वो अपने आप चकत्ते ख़त्म हो जाते हैं। घंटा 1.5 घंटा अगर आपने अपने आप पे काबू पा लिया तो वो अपने आप ख़त्म भी हो जाते हैं। किसी किसी को बहुत शदीद तकलीफ़ होती है तो ले सकते हैं एविल टेबलेट। कई लोग, पुराने लोग एविल टेबलेट लेते हैं। आजकल सिट्राज़ीन आ गई है, लिवोसिट्राज़ीन आ गई है, तो नई एंटी एलर्जिक टेबलेट भी आ गई हैं। एविल बहुत ख़ास मानी जाती है, पुराने लोग सभी जो है एविल टेबलेट खाते हैं। तो सर्दियों में एक ये भी समस्या है, और अपना ध्यान रखिए, बाहर अचानक ना जाएं, और जब भी आप बाहर जाएं तो कपड़े अच्छी तरीके से गर्म पहनें, ताकि आपको जो है ठंड का एहसास ना हो। इतने गर्म कपड़े आप ज़रूर पहनकर बाहर जाइए, स्किन अच्छी रहे और स्किन से संबंधित कोई डिजीज़ हमें ना हो। तो सर्दियों में कम से कम 2 लीटर पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेट रखें अच्छी तरीके से। दूसरा, आंवला, अमरूद, संतरा, नींबू, अनार, इन सब का सेवन ज़रूर करें, मतलब विटामिन सी से भरे हुए रहें। नहाने के बाद पानी को निथरने दें 5 मिनट, और हल्के हल्के से अपने बदन से पानी को साफ़ करें, और मॉइस्चराइजिंग क्रीम ज़रूर लगाएं। ज़्यादा रगड़ रगड़ के टॉवल से अपने बदन को साफ़ ना करें। इसी तरीके से धूप में ज़रूर बैठें आप, मगर समय रहेगा 10:30 से 3 बजे शाम के बीच में, और कम से कम 15 मिनट बैठें, और अपने कपड़ों को हटाकर बैठें, मतलब कंधे, शोल्डर, ये हिस्सा, पीछे का हिस्सा खुला रखें, और तेल से मालिश कर लें अगर हो सके तो, पॉसिबल हो तो वैसलीन, ग्लिसरीन का उपयोग रात में ज़रूर करें। और अपने कमरे में अगर आप हीटर जलाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके कमरे में पानी का एक टब रखा हो, या बड़ा कटोरा पानी से भर कर रखा हो, या बाल्टी में पानी रखा हो, ताकि एकदम ड्राइनेस ना हो, क्योंकि उमस की कमी और ड्राइनेस बढ़ जाने की वजह से ही स्किन की डिजीज़ होती हैं। तो सेहत की किताब के मार्फत मैं आपको नई नई जानकारियाँ पेश कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद भी आ रही होंगी। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि दी गई जानकारी में से कितनी चीज़ें आप अप्लाई कर चुके हैं, या कुछ करेंगे नया अप्लाई। और मेरे इस वीडियो को लाइक और अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों को, दोस्तों को शेयर भी करिए। ख़ास तौर पर जो है 50 प्लस के लोगों को ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली बार।